हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बाइट पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। तो इतना आसान टॉपिक मैं बना दूंगा आपको इस लेक्चर में कि कोई भी प्रश्न इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आएगा तो आप मिनटों में या सेकंडों में करके आएंगे। चलिए शुरू करने से पहले मैं अपने सभी नए मित्रों से अनुरोध करता हूं कि अगर वो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। शुरू करने से पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लें। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसका इनॉग्रेशन हुआ था 28 जनवरी 1950 में। ठीक है, इसने रिप्लेस किया था जो कि ब्रिटिश काल में, मतलब कि अंग्रेजों के साम्राज्य में ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल नाम की एक संस्था थी जो कि हाईएस्ट अपील अथॉरिटी थी। मतलब कि जैसे इंडिया में इस समय आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट कोई अपील, मतलब ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं। ऐसे ही अंग्रेजों के साम्राज्य में जब अपील करनी होती थी कोई उनसे रिलेटेड हाई कोर्ट के खिलाफ तो हम ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल में अपील करते थे, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील उस टाइम का था। चलिए अब हम आते हैं इसका प्रेजेंट कंपोजिशन, मतलब कितने जजेस हैं। देखिए, ओरिजिनली संविधान में इसके फिक्स किए गए थे 8, मतलब कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 7 जज होंगे। लेकिन फिर इसका अमेंडमेंट कर करके नंबर इंक्रीज किए गए। प्रेजेंटली इसके हैं टोटल स्ट्रेंथ इस समय है 1 चीफ जस्टिस और 33 जज। और प्रेजेंट में मतलब कि अभी जो जजेस हैं वो हैं 31। 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 30 जजेस हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है अगर क्वेश्चन आता है तो वो है इस टाइम 34। ठीक है, और प्रेजेंटली कितने जजेस हैं तो क्वेश्चन अगर प्रश्न आता है तो 31। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहां से बन के आता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम। इस टाइम सब लोग जानते हैं कि ऐसे बोबडे हैं, सर हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, जो कि H.J. कानिया सर थे। ठीक है, और एक प्रश्न इससे बन के आता है जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन सी नंबर पे, मतलब कि कौन से उनका नंबर हुआ है, कौन से नंबर हुए के चीफ जस्टिस। तो ये है 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जजेस को कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट होते हैं। देखिए, इन जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सा क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आता है हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, तो इसका उत्तर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो है, अब देखिए हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट किया जाता है और जज कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कैसे अपॉइंट होता है। देखिए, वो अपॉइंट होता है जब वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होता है। प्रेसिडेंट क्या करता है आफ्टर कंसल्टेशन, मतलब कि पहले अपॉइंट करने से पहले कंसल्ट करता है, मतलब कि मशवरा या आप कह सकते हैं या कंसल्टेशन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, वो करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के साथ, जिनको लेकर वो सोचता है कि हाँ मैं इनके साथ कंसल्टेशन कर सकता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करने से पहले। तो वो सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करता है अगर उसको लगता है कि हाँ ऐसा ज़रूरी है कि मुझे कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि ये तो हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि जजेस कैसे होते हैं। देखिए, अब जजेस क्या आएगा, जजेस को कैसे करते हैं, इसमें भी प्रेसिडेंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ और कुछ हमारे हाई कोर्ट के जजेस के साथ, या उसको अगर लगता है कि ऐसा जरूरी है तो कंसल्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इतना तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है
क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, पहला तो है कि वो सिटीजन हो इंडिया का, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो जज हो किसी हाई कोर्ट का या हाई कोर्ट्स का, मतलब कि मान लिए यूपी इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जज रहा, फिर बाकी जाके भोपाल का हाई कोर्ट का जज रहा, तो इन सबको काउंट करके कम से कम वो 5 साल जज रहा हो। ठीक है, फॉर 5 ईयर। फिर एक और इसकी कंडीशन होती है कि वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का या हाई कोर्ट्स मिलाकर सब जहां जहां वो रहा हो, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, चौथी कंडीशन उसकी होती है या सुप्रीम कोर्ट की नजर में डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया क्वालिफिकेशंस। ठीक, अब आते हैं हम इसकी ओथ और अफर्मेशन, मतलब कि उसकी शपथ ग्रहण के बारे में। देखिए, जो भी जजेस होते हैं या सीजीआई होता है, वो प्रेसिडेंट ओथ लेता है उन सबकी, मतलब प्रेसिडेंट उन लोग की शपथ करवाता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं मौजूद है तो प्रेसिडेंट एक पर्सन को अपॉइंट करेगा ये काम करने के। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर दिस पर्पस। ठीक है, अब क्या शपथ लेते हैं, सीधी सी बात है कि संवैधानिक पोस्ट है और संविधान से रिलेटेड है, द सुप्रीम कोर्ट है, तो क्या होगा कि ईमानदार टाइप के जितने भी होते हैं शपथ में वो सब इसमें आ जाएंगे। ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द मतलब कि हमें पूरा विश्वास है अपने संविधान पर। ठीक है, इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को होल्ड करना। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है, तीसरा शपथ में लेते हैं कि हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, विदाउट एनी फेवर, अफेक्शन और विल। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में मैं आपको सारे नोट्स भी कंप्लीट करवाए दे रहा हूं इसके थ्रू। फिर चौथी क्या होती है कि हम संविधान को और संविधान द्वारा बने सारे लॉज को अपहोल्ड करेंगे, मतलब कि उनको मानेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक प्रश्न बन के आता है कि उनका टेन्योर कितने साल का होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने टेन्योर फिक्स नहीं किया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने टेन्योर फिक्स्ड नहीं किया है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोविजन बना दिए हैं, टेन्योर से रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन से प्रोविजन है उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, 65 साल तक की अपहोल्ड कर सकता है पोस्ट को। ठीक है, इसमें ये नहीं कि 5 साल या 6 साल, 65 साल तक की अपहोल्ड कर सकता है। जैसे ही 65 साल उसके पूरे होंगे तो वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो रिजाइन कर सकता है, रिजाइन बाय राइटिंग। किसको रिजाइन करेगा, अपॉइंट या प्रेसिडेंट ने, तो प्रेसिडेंट ही को तो जाके करेगा, रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, हमने इतना भी पढ़ लिया टेन्योर के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिमूवल ऑफ जजेस। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते जरूर है। देखिए, कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन ओनली रिमूव देम, सिर्फ प्रेसिडेंट ही
रिमूव कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, कब कब कर सकता है प्रेसिडेंट? ये नहीं कि प्रेसिडेंट के मन पे कभी भी रिमूव कर सकता है, ये रिमूव कर सकता है ऑन रिकमेंडेशन, मतलब कि जब पार्लियामेंट कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दे। ठीक है, जब पार्लियामेंट कोई रेजोल्यूशन पास कर दे। ठीक है, और ये भी नहीं कि रेजोल्यूशन पास कर दिया, लेकिन इसकी एक शर्त है, जिस सेशन में रेजोल्यूशन पास किया गया है उसी सेशन में प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाए कि आप जज को रिमूव कर दिए, तभी जज रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। मान लीजिए जून जुलाई के सत्र में रेजोल्यूशन पास होता है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को पास हटाने के लिए, लेकिन उस सत्र में प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजा जाता साइन करने के लिए, और फिर जो है विंटर सेशन में भेज दिया जाए, तो अब जज नहीं रिमूव हो सकता, क्योंकि इसकी शर्त है कि जिस सेशन में ये पास हो रहा है उसी सेशन में ही पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास भेजे। ठीक है, ऑन द सेम सेशन। इसका मेथड क्या है, देखिए, रिमूव करने के लिए किसी भी जज को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ बिल पास होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ बिल पास होना चाहिए फ्रॉम बोथ द हाउसेस, मतलब कि दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, अब ये स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी बला है, चलिए हम इसको भी पढ़ते देख सकते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है किसी भी हाउस में जो मैक्सिमम मेजॉरिटी होती है, ठीक है, मैक्सिमम मेजॉरिटी होती है वो हो प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट और वोट करें। ठीक है, अगर तब वो बिल पास हो जाता है तभी माना जाएगा पास हो जाएगा। मतलब कि क्या है, मतलब कि ये है कि टोटल मेंबरशिप जितनी भी है किसी हाउस की, उसकी जो है मेजॉरिटी हो हाउस में। ठीक है, मेजॉरिटी हो हाउस में और 2/3 मेंबर प्रेजेंट हो और वोट करें। ठीक है, अब आते हैं हम सैलरी अलाउंसेस में। ये डिसाइड कौन करता है? डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टाइम पे डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा कि कितनी सैलरी और कितना अलाउंसेस भत्ता उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक यहाँ पे बन के आता है। अब देखिए, हमने इतना बैकग्राउंड अपना तैयार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम लोग आते हैं चीफ जस्टिस की पोस्ट पे। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसका मतलब ये होता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना प्रेजेंट हो तो कोई एक होना चाहिए ना चीफ जस्टिस का रोल अदा करने के लिए, वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कब? व्हेन, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट प्रेजेंट टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। ठीक है, अब आते हैं हम, तब कोई जितने भी, देखिए, एक्टिव चीफ जस्टिस तब बनाया जाता है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना प्रेजेंट हो अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो जितने भी जजेस होते हैं उनमें से किसी एक जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है कि तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल प्ले करोगे। लेकिन ये टेम्परेरी पोस्ट होती है, जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वापस आता है तब ये एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है वो वापस जज बन जाता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वापस आएगा तो वो, हम लोग आते हैं एडहॉक जज की तरफ। ये एडहॉक का मीनिंग ही होता है टेम्परेरी। इसके अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का में जब लैक ऑफ कोरम, मतलब कि जजेस की कमी पड़ जाए केसेस को हैंडल करने के लिए, तब जो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट पे। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि वो एलिजिबल हो उस पोस्ट के। हमने देखा एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, और हैं हम लोग रिटायर्ड जजेस की। देखिए, रिटायर्ड जो जज हो जाते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों
या सुप्रीम कोर्ट के हों, वो टेम्परेरी बेस पे सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। ठीक है, इसकी शर्त क्या है, जो भी जज आप बना रहे हैं वो एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट की जज की पोस्ट के लिए, और ये इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है सीजीआई। ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले वो जो है प्रेसिडेंट से परमिशन लेगा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, एक पर्सन को अपॉइंट करने जा रहे हैं, और उस पर्सन की भी परमिशन लेगा कि क्या वो पर्सन तैयार है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और जो ये पर्सन अपॉइंट होगा वो टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट होगा, टेम्परेरी पोस्ट होती है ये भी। और इसका जो अलाउंस, अभी हमने देखा अलाउंसेस और जितना भी आपकी सैलरीज होती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, लेकिन इस पोस्ट की अलाउंसेस और सैलरीज प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका सब टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट की सीट, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि एट प्रेजेंट ये न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्या ये कहीं और स्टेट या कहीं और प्लेस में इसकी सीट हो सकती है? इसका आंसर है यस। ठीक है, लेकिन कब? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहेगा, ठीक है, तब हो सकता है। और लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है कि प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मान लीजिए अभी दिल्ली में है और जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहते हैं कि इसकी सीट लखनऊ में भी कर दी जाए, तो पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ये सीट आगे बढ़ा सकते हैं कि ये लखनऊ में भी इसकी एक बेंच बन जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। लेकिन ये सिर्फ सीजीआई पे है, ये नहीं कि हाई कोर्ट जाके जो है परमिशन ले प्रेसिडेंट से कि यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहता है कि ऐसी ज़रूरत पड़ गई हमें कि दूसरी जगह भी इसकी बेंच हो, तब प्रेसिडेंट से परमिशन लेके दूसरी जगह बेंच इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट तो बन गया, ठीक है, लेकिन उसकी जो है इंडिपेंडेंस भी तो होनी चाहिए, मतलब ताकि जो है जज फेयरली काम कर सकें, बिना किसी पक्षपात के काम कर सकते हैं। इसके लिए भी संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करता रहे बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है, कोई लेना देना नहीं प्राइम मिनिस्टर का या होम मिनिस्टर का या किसी भी मिनिस्टर का। ये अब इसका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कि अगर एक बार जज अपॉइंट हो गया तो जब तक उसकी 65 साल नहीं हो सकती तब तक वो हटाया नहीं जा सकता, या फिर अगर हटाना है तो वही मेथड है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल पास होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अभी तक आज तक हिस्ट्री में ऐसा कोई जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जो रिमूव किया जा सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है। ठीक है, यानी क्या है? सैलरीज उसकी फिक्स रहेंगी, सैलरीज है, अलाउंसेस है, जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है टाइम टू टाइम, ये इसकी फिक्स रहेंगी, कम नहीं की जाएंगी, डोंट बी डिक्रीज। लेकिन कब? एक कंडीशन ऐसी है जब इनकी ये सब सैलरीज और अलाउंसेस डिक्रीज की जा सकती है। वो कब है? फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लागू हो गई है तब इन लोग की सैलरीज वगैरह डिक्रीज की जा सकती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट पे हम लोग आते हैं जो कि है कि इनका जो एक्सपेंसेस होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रन करने के लिए हो या उनकी सैलरीज जो भी हो, वो सब चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ठीक है, इससे एक फायदा होता है इनका, जो कि इंडिपेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट में हेल्प करता है।
वो क्या है, वो ये है कि पार्लियामेंट में ये जो फंड होता है, जो इनका चार्ज फंड होता है, इस फंड में नॉन वोटेबल होता है। मतलब कि पार्लियामेंट में सिर्फ डिस्कस हो सकता है, लेकिन इस एक्सपेंसेस पे वोट नहीं कर सकते हैं, वोट डाल के डिक्रीज नहीं कर सकते या इंक्रीज नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पांचवें पॉइंट पे, जो कि हमारा पांचवा पॉइंट है कंडक्ट ऑफ जजेस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जजेस जो भी अपना फैसला देते हैं या जो भी अपना सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता। कंडक्ट ऑफ जजेस कांट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। या फिर स्टेट में और इन द स्टेट लेजिस्लेचर, वहां भी नहीं डिस्कस कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये डिस्कशन नहीं हो सकता कंडक्ट ऑफ जजेस के लेकर, ना पार्लियामेंट में ना ही लेजिस्लेचर में। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे हो सकता है कि उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा हो, मतलब रिमूवल प्रोसेस, एक्सेप्ट इन इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ डेड जज जिसको लेकर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग छठे पॉइंट पे, जो इंडिपेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट में हेल्प करता है, जो कि है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायर होने के बाद जज प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, ये भी हेल्प करता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसे केस आ जाते हैं कि जो है हम उनके फेवर में दे दें तो हमें जो है आगे केस, अगर हम रिटायर हो जाएंगे तो आगे केस सभी को मिल जाएगा, या हम उस केस के बारे में जानकारी रखते हैं तो रिटायरमेंट के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, वो केस हम ले लेंगे, हमें पता है कि उसमें लूप होल क्या है। तो इन सब से बचने के लिए उनकी प्रैक्टिस पे बैन लगाया गया है। अब एक पॉइंट और, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ठीक है, आठवां पॉइंट है इसका है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं, अपना अलग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग पावर और उसके मतलब कि क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक होता, कई तरीके के हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल का मतलब कि ये है कि मतलब कि जो भी केस आ रहा है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऐसा बिल पास किया है, तो हमें उसके अगेंस्ट जाना है, मतलब कि उसको उसके खिलाफ एक याचिका दायर करनी है। तो आप या तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लॉज होते हैं, जैसे कि जो कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में खींचातानी शुरू हो जाती है, या सेंटर और स्टेट एक तरफ हो, कुछ स्टेट्स एक तरफ हो, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में हो जाती है। तो उन सब को रिजॉल्व करने के लिए, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ऐसी पार्टीज जो हैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। मतलब कि फर्स्ट अथॉरिटी टू रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट्स, उन्हीं को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? पावर टू हियर सच डिस्प्यूट इन फर्स्ट इंस्टेंस। जैसे ही आएगा, बिना किसी अपील के, बिना कुछ हुए, डायरेक्ट आप जा सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन कौन कौन जा सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ डिसाइड्स डिस्प्यूट्स बिटवीन, ये सिर्फ पार्टियां डायरेक्ट इस जुरिस्डिक्शन के अंडर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं, जैसे कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो,
मतलब खिंचातानी चल रही हो, या फिर सेंटर एंड एनी स्टेट, मतलब सेंटर और एक या दो स्टेट एक तरफ है, या फिर अदर स्टेट्स इन सबके अगेंस्ट में, ठीक है, या फिर 2 और मोर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो, तो डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में वहां लगा सकते हैं कि ये इन्होंने ऐसा किया, तो ठीक है। ये हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। कौन कौन जा सकते हैं इसमें? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, या सेंटर और स्टेट एक तरफ, या स्टेट्स जो एक तरफ, वही लोग जिससे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पावर की तरफ, जो कि है रिट, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है आपका गारंटर है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में करता है, ठीक है, और लॉस को इंटरप्रेट करता है कि वो संविधान के साथ है कि संविधान के खिलाफ है, ठीक है। अब आते हैं हम रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। रिट ज्यूरिसडिक्शन में ये होता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स इशू करता है, ठीक है, जैसे कि हेबस कॉर्पस। ये सब हम डिस्कस करेंगे किसमें? जब हम लोग सीरीज अपनी पॉलिटिक पढ़ेंगे, उसमें फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंडेमस, ठीक है, और है आपकी प्रोहिबिशन रिट, ठीक है, फिर आपकी क्यो वारंटो है, ठीक है, फिर है आपकी सर्टियोरारी, ठीक है। ये सब रिट इशू कर देता है अगर फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट हो रहा है, ठीक है। ये पावर हो गया इसका। दूसरा है अपीलेट। अपीलेट से ही समझ में आ रहा है कि अपील है, ठीक है, अपील इसी से समझ में आ रहा है। जब किसी लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को अपील करना हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें भी कुछ प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि अपील्स कर सकते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हुआ, जैसे कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाई कोर्ट में अपील की, मतलब ये रिट डाल दी कि जो है ये संविधान के खिलाफ है, तो मान लिया हाई कोर्ट ने वो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में दे दिया, तो वो स्टेट गवर्नमेंट इस मैटर को, इस डिसीजन के अपील, इसके खिलाफ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में आता है। फिर एक आता है क्रिमिनल मैटर्स में अपील, ठीक है। तीसरा क्या है? स्पेशल लीव, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक प्रोसेस रखती है कि जिसमें स्पेशल लीव, कोई भी केस हो उसमें स्पेशल लीव दे देती है कि हाँ आज ये हम केस सुनेंगे, चाहे भले वो केस पूरा कंप्लीट हो चुका हो या कुछ हो, वो एक इस मेथड को बोलती है स्पेशल लीव, ठीक है। या फिर सिविल मैटर में हो। ये हो गया हमारा अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि होता है एडवाइजरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्टिकल 143 के अंदर आता है, 143 के अंदर, सॉरी 143 के अंदर, ठीक है। ये एडवाइजरी रोल प्ले करता है, एडवाइजरी रोल प्ले करता है प्रेसिडेंट को, एडवाइजरी रोल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है इन दो केसेस में। एक तो ये होता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट हो, मतलब कि संविधान बनने से पहले या लागू होने से पहले कोई एग्रीमेंट किया गया हो या ट्रीटी साइन की गई हो,
या ट्रीटी या कोई कुछ भी साइन किया गया हो। दूसरा है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, या पब्लिक इमरजेंसी आ गई हो कि हमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए हो ऐसा कोई लॉ या फैक्ट के ऊपर, तब प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है। इसमें देखिए ये जो सेकंड पॉइंट है, ये इसकी एडवाइजरी बाइंडिंग नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि जो है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करे, इज नॉट नेसेसरी। मतलब सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है सेकंड कंडीशन में, लेकिन पहली कंडीशन में एडवाइजरी देनी ही देनी है, एडवाइस करना ही करना है प्रेसिडेंट को इस मैटर पे, जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन की गई हो इंडिया में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कोड ऑफ रिकॉर्ड। सिंपल सा है कोड ऑफ रिकॉर्ड की, मतलब कि जो भी डिसीजन पास करता है सुप्रीम कोर्ट, वो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। किस लिए? फॉर फर्दर cited, for further that can be cited इन सिमिलर अदर केसेस। मतलब कि कोई ऐसे, जैसे मान ली कोई एक केस आया, उसका डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रिकॉर्ड में रख लिया गया। ठीक है, अब ऐसे ही रिलेटेड कोई केस आएगा तो उससे हेल्प ले ली जाएगी रिकॉर्ड से। ठीक है, साइटेड इन अदर सिमिलर केसेस, बस इतना ही मतलब होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। और इसका रिकॉर्ड जो है ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो है यूपी में से माना जाएगा, एमपी में माना जाएगा, वेस्ट बंगाल में नहीं माना जाएगा, नहीं। कोड ऑफ रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट का है वो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक तरफ, जो कि है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब होता है जो भी लॉ, लेजिस्लेटिव लॉज या एक्ट्स या एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस या लॉज या एक्ट जो भी कह लो, बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करता है, मतलब कि वो संवैधानिक है या नहीं। ठीक है कि नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है, मतलब कि ये संविधान के खिलाफ है, ये लागू नहीं हो सकता। अगर वो संविधान के अंदर में तो उनको वैलिड डिक्लेयर करता है, मतलब कि वो लागू हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही सा मेथड है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अदर्स पावर, उसकी कुछ और भी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, वो क्या है? मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट हो जाए। ऐसा अक्सर होता है कि जो है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन में कि जो है ये ऐसा हुआ है, मेरे एमपी ने क्रॉस वोटिंग की है, तो ऐसे कोई, या फिर जो है इलेक्टोरल कॉलेज पूरा कंप्लीट नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की पावर भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दूसरा पावर क्या है कि जो है यूपीएससी के चेयरमैन या फिर मेंबर को रिमूव करना हो, टू बी रिमूव, उनको जब रिमूव करना हो तो प्रेसिडेंट जो है इंक्वायरी
तो हमने अपना थ्योरी पढ़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अब लेकिन एग्जाम में ज्यादातर आर्टिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, चलिए उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे कि आर्टिकल 124 ये बताता है स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 126 ये अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ रिकॉर्ड के लिए है, ठीक है। फिर 130 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 130 ये है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहां से देखिए 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, 136 स्पेशल लीव, ठीक है। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट, मतलब खुद के जजमेंट को रिव्यू करना, कि कभी कभी अपने जजमेंट के ही खिलाफ दूसरे जजमेंट में फैसला दे देता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आर्टिकल 137 के तहत। अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, मतलब कि उसकी क्षेत्र या उसके जो है पावर्स को बढ़ाने के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 138। फिर एक इंपॉर्टेंट अभी आखिरी में हमने डिस्कस किया, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143। दोस्तों आज हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।